सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, सियासत में जो अखाड़ प्रचार, वफादारियाँ तब्दील करना, नए पंछियों का आना, पुराने पंछियों का उड़ जाना, ये सिलसिला काफ़ी देर से जारी है। और अब हम ये देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन जो कि पूरी तरह से सियासत में सरगर्म हो चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 100 के करीब जब लोग मुकम्मल हो जाएंगे, अब तक 70 ऐसे लोग हैं जो कि उनका ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अगले हफ्ते मुतवक्के है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी पार्टी को बनाने का ऐलान करेंगे। पार्टी का नाम क्या होगा, कौन कौन लोग उनमें शामिल होंगे। अब सोचने की बात और समझने की बात यह है कि अगर धड़ेबंदियां हो जाती हैं इतनी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो फिर होगा क्या अगले इलेक्शन में? वोट बैंक किस तरीके से तकसीम होगा, लोग किस तरफ जाएंगे? आया वो जहांगीर तरीन, अलीम खान जो पार्टी बना रहे हैं वो उस तरफ जाते हैं, या फिर फवाद चौधरी और महमूद मौलवी जो तमाम लोग एक मुलाकात भी करके आए थे शाह महमूद कुरैशी से जेल में, क्या वो अपनी कोई अलग और एक अलहदा पार्टी बनाने का सोच रहे हैं? क्या होने क्या जा रहा है, इसी पर हम बात करें। साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है महमूद मौलवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम सलाम। महमूद साहब, आप लोगों ने एक मुलाकात की थी अभी शाह महमूद कुरैशी से, क्या रहा उस मुलाकात में? कुछ तय पाया था क्या? देखिए, बड़ी अच्छी मुलाकात रही और कोई 45 मिनट की मुलाकात रही। डिस्कशंस हुए, व्यू पॉइंट्स एक्सचेंज हुए और बाकी जो बातें मतलब जो हुई हैं, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, उनके ऊपर मैं इस वक्त डिस्कशन नहीं करूंगा। अच्छा। मगर मैं ये कहूँगा कि बड़ी अच्छी मुलाकात रही। तो इतना बता सकते हैं कि डिस्कशन क्या एक नई पार्टी के क़याम पर हुई है या फिर जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होने के लिए हुई है? देखिए, आप खुद टीवी पे, मीडिया पे भी देख रही हैं। देखिए, एक चीज़ इस वक्त ये है कि कई ग्रुप्स, ठीक है ना, जो है पार्टी बनाने की बातें कर रहे हैं। हाँ। मतलब ये कोई एक नहीं, कई ग्रुप्स हैं जो कि पार्टी बनाने के और लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से 2-3 दिन में देखें मशावरतें हर ग्रुप की दूसरे ग्रुप से हो रही है। इसमें जहांगीर साहब भी एक्टिव है और लोग भी एक्टिव है, देखिए ना, और अलीम खान साहब भी बड़े एक्टिव हैं। तो कहीं ना कहीं देखें, मैं बता दूं, ये सिलसिला रुकेगा और हो सकता है कि 2-3 ग्रुप्स बन जाएं विद अ कंसेंट कि वो साथ लेके चलें। और ये भी हो सकता है कि एक ग्रुप बने या 3 ग्रुप बने क्योंकि KPK में अलग ग्रुप बने, इधर अलग ग्रुप बने, और उसके बाद मगर ये हो कि वो सारी ग्रुप्स जो है वो जो है उसके बाद उनके अंदर मुफाहमत हो। तो महमूद साहब, ये अगर इतनी ज़्यादा डिवीज़न होगी तो उससे तो वोट बैंक बहुत मुतासर होगा। यकीनन आप समेत रहनुमा ये चाहेंगे कि इतना ना डिवीज़न ना हो, एक ही ग्रुप बन जाए ताकि वोट बैंक ना मुतासर हो। देखें, सब यही चाहेंगे। प्रेफरेबल यह है कि एक ही ग्रुप बन जाए। हाँ। मगर आपको ये पता है, देखें, आदमी बहुत सारी चीज़ें प्रेफर करता है मगर कभी कभार होती नहीं है। सबका प्रेफरेंस यही होगा कि एक अच्छी ग्रुप, स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन जाए और ताकि ये वैक्यूम को जो है पूरा किया जाए। वैसे आपको लगता क्या है इसमें जो ज़्यादा पावरफुल अगर ग्रुप देखें तो क्या वो जहांगीर तरीन ग्रुप होगा? और क्या महमूद मौलवी साहब ये सोच रहे हैं कि वो भी मुस्तकबिल में जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं? देखिए, मैं इस वक्त कोई चीज़ इसलिए नहीं कह सकता हूँ हतमी तौर पे कि सियासत में स्टेटमेंट देना बड़ा कॉशियस होना पड़ता है। मगर मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि 2-3 दिन में काफ़ी मुलाकातें इधर से उधर हो रही हैं और 2-3 दिन में चीज़ें वाज़े हो जाएंगी, मज़ीद आगे नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, क्या आप लोगों की कोई असद उमर साहब से कोई मुलाकात हुई, क्या उनसे कोई मुशावरत हुई? देखिए, असद उमर साहब से बिल्कुल बात हुई है, उनसे मुशावरत भी बहुत सारी चीज़ों पे हुई है। अच्छा। देखिए, सियासतदान जो है अगर वो पार्टी से और लोगों से मुशावरतें और मुलाकातें नहीं करें तो सियासत जो है अकेले कमरे में बैठ के तो नहीं होती ना। हाँ। वो तो आवाम से भी मुलाकातें करते हैं। मगर महमूद मौलवी साहब, ये सवाल मेरा आपसे यूँ था कि आप लोग तो PTI छोड़ चुके हैं, उन्होंने ओहदे छोड़े हैं, PTI उन्होंने नहीं छोड़ी है। देखिए, अब ये देखें, एक चीज़ मैं बता दूं। जी जी। अगर मैं उसके ऊपर मैं तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये कहूँगा कि अगर मैं ओहदा छोड़ा है
तो देखिए अभी ओहदा छोड़ने के बाद अभी आपने परवेज खटक साहब का बयान कल सुना था। जी। उन्होंने कहा मैंने फिल वक्त ओहदा छोड़ा है, उसके बाद अपने दोस्तों से और लोगों से मशावरत करके फिर डिसीजन लूंगा। अच्छा, वैसे आप लोगों का प्लान क्या इस तरफ भी जा सकता है, अगर आप बताना चाहें कि आप जो भी तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं वो अपनी एक पार्टी बना लें? ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है, और इसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है। हाँ, देखिए मैंने आपको कहा ना, कई इस वक्त चीज़ें चल रही हैं और मंजर आलम पे जो है आम पे आ जाएंगे, मंजर आम पे आएंगे 2-3 दिन के अंदर। उसकी वजह देखें, बहुत से लोग कॉन्फिडेंशियली मिल रहे हैं। देखिए रात को 12-12, 1-1 बजे तक मीटिंग्स चल रही होती हैं। अभी आप देखें ना, उस्मान बुजदार साहब ने भी इस्तीफा दे दिया, जो कि वसीम अकरम कहलाते थे। वसीम अकरम प्लस सर, वसीम अकरम प्लस। अब वो वसीम अकरम प्लस से वो माइनस में चले गए। तो देखे ना, अब आपको अंदाजा होगा कि सियासत कितनी बेरहम चीज है। वो तो है सर, हमने तो ये मामला देखे बहुत, और 2002 से लेकर अब तक यही सब कुछ देखा। लेकिन महमूद मौलवी साहब, जो वफादारियाँ तब्दील हुई हैं उनमें सिर्फ ये आप नहीं, जो आप ज़ाहिर कराची की सीट पर लड़े, मरहूम आमिर लियाकत की सीट पर, उसके अलावा भी ज़ाहिर KPK की देखें, पंजाब साइड की देखें, तो मैं ज़रा आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि पंजाब में खुद आसिफ अली जरदारी साहब खासे एक्टिव हुए हैं, उनकी कई मुलाकातें भी हो रही हैं लोगों से। ज़रा मैं सुनवाना चाहूँगी आपको फैसला क्या कह रहे हैं, फिर ज़रा इस पर भी पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ भी कुछ तहरीक इंसाफ के लोग जा सकते हैं, क्या कोई राब्ता हुआ है? बड़े नाम तहरीक इंसाफ के साबिक, और वो अब राब्ता कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से, वो शामिल होना चाहते हैं। लेकिन बहुत से चेहरे, नाज़रीन आप भी जानते हैं, कि जो पीपल्स पार्टी में रहे फिर वो तहरीक इंसाफ में आ गए, अगर वो दोबारा चले जाएंगे पीपल्स पार्टी में तो ये अचंभे वाली बात तो नहीं होगी। ये तो हमने देखा है सियासत में। महमूद मौलवी साहब, क्या पीपल्स पार्टी ने आप लोगों से राब्ता किया है, या मैं ये सवाल कर लूँ, क्या आपसे राब्ता किया? जी मैं ये कहूँगा कि मुझसे तो राब्ता हुआ है। अच्छा, ठीक है ना। और ये मैं आपको बता दूं कि मैं कुंडी साहब से इत्तेफाक करता हूं कि बहुत लोगों ने राब्ता किया होगा, बहुत लोग। देखिए जैसे मैंने कहा ना, इस वक्त एक वैक्यूम है और अभी तक किसी के समझ में कोई सिमत का सही जिसको मैं कहूँगा नज़र नहीं आ रहा, और किस सिमत में कौन जाना चाहता है। बिल्कुल मुलाकातें हो रहे हैं, लोग अलग अलग सोच रहे हैं, कुछ PMLN के बारे में भी सोच रहे हैं, कुछ काफ लीग में चौधरी सरवर साहब जो है वो भी एक्टिव है। मतलब मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि देखें जी ये चीज़ें नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और ये एक हेल्दी चीज़ है, कोई अबनॉर्मल चीज़ नहीं है। देखिए सियासत में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो उसी हिसाब से कुंडी साहब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। सही। और मगर फिर भी मैं कहूँगा कि देखें हम जो है 2-3 दिन में मैक्सिमम जो है, चले सर, मैं 2-3 दिन बाद दोबारा आपको दावत दूंगी ताकि आप कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल रख के ना करें। ठीक है सर, मंजर क्या क्या चीजें आ गई आप भी देखेंगे। अच्छा चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब। साबिक साहब हमारे साथ थे। हसन मुतला साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़े हैवी वेट लोग राब्ता कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से, रिफ्यूज कर लिया या एक्सेप्ट कर लिया? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग पे यकीन रखती है, और हमारी तो हमेशा होती है कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। खान साहब के साथ भी पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। एक ग्रैंड डायलॉग जो है वो इस मुल्क की मईशत को और इस मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकता है। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी तो इस बात पे यकीन रखती है। बाकी जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो यकीनन हमसे भी राब्ते हो रहे हैं, हम खुद भी राब्ते कर रहे हैं लोगों से जो हमारे नाराज लोग हैं, घरों में बैठे हैं या तहरीक इंसाफ में शामिल हुए या दीगर पार्टियों जमातों में, तो हम तो उन सबसे वो पुराने चेहरे जो बड़े बड़े नाम हैं जो आपकी ही पार्टी को छोड़ के तहरीक इंसाफ में चले गए थे, बड़े ओहदे रख के बैठे हुए थे, क्या उनकी वापसी का कोई इम्कान है पीपल्स पार्टी में? यकीनन लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि जहाँ पे इज्जत भी मिलती है, जहाँ पे बात भी सुनी जाती है, और वो एक उनकी जमात भी रही है, तो वो यकीनन अपनी जमात की तरफ वापस लौट रहे हैं और राब्ता कर रहे हैं। तो ये खबर सही है कि सरदार तनवीर इलियास साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी जल्द?
देखें, ये सारी चीजें कबल वक्त होती हैं। जिस वक्त ज्वाइन खबर है सर, तो क्या सही है जाता है। तनवीर इलियास साहब भी सियासतदान हैं, उनको भी यकीनन आना चाहिए पीपल्स पार्टी में। पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है। यहाँ से बड़े ग्रूम्ड लोग गए हैं, जिनकी ग्रूमिंग पीपल्स पार्टी ने की है। आज भी देख लें तो वफादारी और रवादारी और बर्दाश्त की पॉलिटिक्स। और हसन साहब, पंजाब में अपने कदम जमाने के लिए पीपल्स पार्टी समझती है कि पीटीआई के जो पंजाब के लोग हैं उनको शामिल किया जाए। पीपल्स पार्टी पंजाब में इंशाअल्लाह ताला कमबैक करेगी, उसकी रिवाइवल होगी। और मैंने पहले कुछ दिन पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जून के महीने में आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में अपना वो खोया हुआ मकाम जो है वो वापस ले रही है। अच्छा, आपको महसूस होगा। अच्छा, कुछ लोग आपसे खुद भी राब्ता कर रहे हैं? यकीनन लोग राब्ता खुद भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन नून लीग ये कहती है कि हमारे पास तो गुंजाइश नहीं है, हमारे तो एक टिकट पे 4 उम्मीदवार हैं, आपके पास है गुंजाइश? देखिए, सिंध में हमारे पास 8 उम्मीदवार हैं एक हल्के में। हाँ, तो ये कहना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आज पीपल्स पार्टी अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो सिंध में भी पीपल्स पार्टी है, आप बलोचिस्तान में देखें वहाँ भी पीपल्स पार्टी है, आप कश्मीर में देखें वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी है, आप केपी में देखें तो वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी पहले से बेहतर पोजीशन में है। सही। पंजाब के अंदर ये एक दिन में हमें 25 लोगों ने ज्वाइन किया है जनूबी पंजाब से। सेंट्रल पंजाब में अब हम कोशिश कर रहे हैं, हम खुद भी कर रहे हैं और लोग भी राब्ता कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब दे दें, क्या आप करेगी इस पोजीशन में पीपल्स पार्टी के, जब लोग भी राब्ता कर रहे हैं, आप भी राब्ता कर रहे हैं, कि नून लीग से अगले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट हो सके? नहीं, सीट एडजस्टमेंट पे पीपल्स पार्टी यकीन नहीं रखती। सही। पीपल्स पार्टी कोई इलाकाई जमात नहीं है, पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात है। हमने अगर सीट एडजस्टमेंट करनी है तो क्या हमने अपनी पार्टी को महदूद करना है? यही मैं सवाल पूछ रही थी। हमारी पार्टी एक बड़ी जमात है, ये कोई बात नहीं है कि आज हमारी सीटें कम है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी 7 सीटों के साथ भी पंजाब के अंदर अपना एक नाम और मकाम रखा है। हमने ऑपोजिशन ही हमने की है 4 साल, और तो बड़ी जमातें तो नजर ही नहीं आती थी। तो अच्छा, एक चीज और हसन साहब, क्या ये जहांगीर तरीन ग्रुप जो बड़ा एक्टिव हुआ है, क्या ये भी मिल सकता है पीपल्स पार्टी से? देखिए, वो तो एक ग्रुप है ना जी। वो कोई नजरियाती जमात तो नहीं है। वो तो एक ग्रुप है, लोगों का एक इकट्ठ है, और वो हमारी पंजाब की सियासत में जैसे अपने ग्रुप की सियासत, बिरादरी की सियासत, धड़े की सियासत, वो तो इस टाइप पे एक ग्रुप है। उन्होंने लामाला किसी न किसी जमात के साथ जाना है। राब्ता हुआ है कोई? वो अपना बिल्कुल रवाबित पॉलिटिशियंस के हर वक्त रवाबित होते हैं। वो फौदगी पे भी इकट्ठे होते हैं तो सियासी गुफ्तगू ही होती है, शादी पे इकट्ठे होते हैं तब भी सियासी गुफ्तगू होती है, अगर इफ्तारी पे इकट्ठे हो तब भी सियासी गुफ्तगू होती है। तो राब्ते तो हर वक्त रहते हैं, राब्तों का तो कोई फुकदान नहीं होता। चलें, ये भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भी है राब्ते। बहुत शुक्रिया हसन मुद्दत साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पाकिस्तान पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे हैं सबसे राब्ते हैं और पीपल्स पार्टी कम बैक करेगी पंजाब में। देखना ही होगा कि जो बड़े नाम हैं पंजाब के, खासतौर पे वोट बैंक जिनका बहुत ज़्यादा है, वो अगर पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए तो डेफिनेटली ये बड़ी एक ज़बरदस्त सूरत हाल होगी खुद पीपल्स पार्टी के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, कोर्ट की खबर पर आज बात करेंगे, और आज जो खबर मेरे पास है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज साबिक वज़ीर आज़म के साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर के जो भाई हैं मुराद अकबर की बाजियाबी के लिए जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनसे अब उनको नोटिस जारी किया है, और अब 5 जून को ज़ाती हैसियत में उनको तलब भी किया है। इस खबर में आज क्या कुछ रहा, आज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ तैयब बलोच, उनसे हम बात करते हैं। तैयब, क्या हुआ? नोटिस भी जारी किया गया इन सबको? जी बिल्कुल, शहजाद अकबर के जो भाई हैं मुराद अकबर, उनको जो है वो अगवा कर लिया गया था, लापता है, अभी तक नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। तो इस मामले की समाअत जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है इस मामले पर समाअत की, और दौरान समाअत जो है अदालत ने बरहमी का भी इजहार किया कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर, और कहा कि आपको पता ही नहीं है कि इस शहर में हो क्या रहा है। 36 किलोमीटर के अंदर अगर आप अमन कायम नहीं रख पा रहे, आपको खबर नहीं है, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है इस शहर का। उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि रेंजर्स और CTD की वर्दियों के अंदर
अंदर जो है मुलव्वस लोगों ने जो है वो अगवा किया या उसको लापता किया मुराद अकबर को, और अब आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है। अगर ये लोग आपके नहीं थे तो फिर अभी तक आपने जो है वो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? वाज़े तौर के ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर का ये कहना था कि हम जो है वो ऑर्डर मैं इस वजह से दे रहा हूँ ताकि यूनिफॉर्म के तकद्दुस को जो है वो पामाल ना किया जाए। कोई भी शख्स जो है वो रेंजर्स की या कानून नाफिज करने वाले इदारों की यूनिफॉर्म पहन के फिर तो कुछ भी कर सकता है। इवन के उन्होंने इतने तक भी रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद के अंदर पुलिस और रेंजर्स की वर्दियां पहनकर जो है वो चोरी हो रही है। आप जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपको चाहिए कि आप अपनी यूनिफॉर्म की, अपनी वर्दियों के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ को पेश नज़र रखें। अब क्या ये सारा काम जो है वो अदालत ने करना है? तो इसी वजह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो फिर सेक्रेटरी दाखिला और डीजी रेंजर्स को जो है वो पीर को यानी 5 जून के लिए तलब भी किया, और साथ साथ डीजी रेंजर्स और आईजी इस्लामाबाद को ये हुक्म दिया है कि मुराद अकबर की जो अगवा हुए हैं उसकी FIR जो है वो काट ली जाए। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठा दिए। उन्होंने कहा कि जगह जगह पे कैमरे लगा दिए गए हैं और कौम का, आवाम का बहुत ज्यादा पैसा जो है वो इस्लामाबाद को जो है शहर बनाने की। जी अभी तक तो FIR दर्ज नहीं हुई, यही तो उन्होंने ऑर्डर किया कि भाई FIR दर्ज की जाए। अभी तक भाई ये हमारा शहरी जो है वो अगवा हुआ, अभी तक इस मामले पर FIR दर्ज नहीं हुई। और क्योंकि ये मामला जो है वो कुछ इस सीमत का है कि मुराद अकबर को जो अगवा किया गया है वो रेंजर्स और CTD की यूनिफॉर्म में लोगों ने अगवा किया, तो इसी पर उन्होंने कहा कि आप अभी तक ना रेंजर्स को पता है, रेंजर्स भी इनकार कर रही है कि हमने जो है वो मुराद अकबर को नहीं उठाया, और पुलिस वाले भी कह रहे हैं, CTD वाले भी कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर ये शहरी गया किधर है? तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि आप उनके अगवा का जो है वो पर्चा भी दर्ज करें, और साथ साथ उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि अगर ये चीज़ ट्रेस हो जाती है कि वो गाड़ियां किसकी थी और अफराद क्या थे तो फिर ये मामला जो है वो इंतहाई संगीन हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स जो है या कोई भी अफराद जो है वो अगर पुलिस की या रेंजर्स की यूनिफॉर्म पहन के कोई भी वारदात करे तो फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आपको अपनी यूनिफॉर्म के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो यकीनी बनाना होगा, और इसी बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब किया और डीजी रेंजर्स को भी जो है वो आइंदा समात यानी पीर को जो है वो 5 जून को ये पहली समात थी जब से वो उनको अगवा किया गया है, उसके बाद से लेकर ये अब तक की पहली समात थी तैयार? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि उनको अगवा किया गया, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं था। तो उनकी फैमिली ज़राए की जानिब से या फैमिली सोर्सेज की जानिब से, बल्कि फैमिली की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया कि जो शहजाद अकबर के भाई हैं मुराद अकबर, वो जो है वो अगवा भी हुए हैं और अभी तक उनका पता भी नहीं चल रहा। इवन के जो सेफ सिटी जो कैमरे हैं वहाँ से भी जो है उनको ट्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं। और यही बताया गया उनके फैमिली के लोगों की जानिब से कि रेंजर्स और CTD की यूनिफॉर्म में लोग जो है वो मुलव्वस थे अगवाकार जिन्होंने उनको अगवा किया। तो इसी वजह से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े तौर के ऊपर मुराद अकबर के अगवा की जो है वो FIR दर्ज करने का भी हुक्म दिया है IG इस्लामाबाद को। ठीक है, 5 जून को फिर इसकी समात होगी। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच में बता रहे थे शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर की बाजियाबी के हवाले से ये आज समात हुई, जिसमें ये कहा गया कि अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई है, पहले FIR दर्ज करें, फिर जो सेफ सिटी कैमराज हैं उनका रिकॉर्ड निकाला जाए कि कैसे और किसने उनको अगवा किया। लेकिन उससे पहले FIR दर्ज होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तो मामले की तह तक कैसे जाया जाएगा? एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, प्रोग्राम में वापस आएंगे। तो जो डॉलर की कीमत कल हमने कम होती हुई देखी, आज फिर हमने बढ़ती हुई देखी, ये क्या है मामला? इसके पीछे क्या मामला चल रहा है? ये अंदर ही कोई सेटिंग हो रही है या वाकई ये मुस्बत इशारे थे? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। कुछ डॉलर के उतार चढ़ाव की बात करेंगे। कल हमने देखा कि रुपया थोड़ा मुस्तहकम हुआ, डॉलर में जो आगाज़ था कल सुबह का वो 25 रुपये कमी के साथ हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा डॉलर बढ़ा, फिर 11 रुपये की कमी देखी गई। लेकिन आज जो डॉलर के रेट्स हैं उनमें एक दफ़ा फिर से इजाफा देखा गया है, यानी कि इंटर बैंक में डॉलर 30 पैसे महंगा हो गया है, और स्टेट बैंक ये कहते हैं कि इंटर बैंक में डॉलर अब 285 रुपये का है। अभी फ़िलहाल क्या कीमत रही पूरा दिन जब मार्केट क्लोज होती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कफील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। कफील, क्या रहा डॉलर रेट, कितना बढ़ा और कितना कम हुआ?
देखें, स्टेट बैंक ने जो परसों अपना सर्कुलर जारी किया था उसके बाद ये उसमें जो है वो जो डेबिट कार्ड की जो पेमेंट थी वो इंटर बैंक से करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद जो है वो ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता हुआ था मिस्टर इतना खासी बड़ी उसमें जो है वो कमी देखी गई थी और उसके बाद तकरीबन कोई 299 तक आया था। तो हम आज एक बार फिर डिमांड जो है वो देखी गई है और सुबह की जो ट्रेडिंग आगाज था उसमें 3 रुपए का इजाफा हुआ, 302 तक जो है वो ट्रेड हुआ। तो हम इख्तिताम पर 1 रुपए इजाफे के बाद ओपन मार्केट में जो डॉलर है वो 300 पर ट्रेड हुआ है, जबकि अगर हम इंटरबैंक मार्केट की बात कर लें तो उसमें 30 पैसे का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया और 285 रुपए 38 पैसे पर 285 रुपए 68 पैसे पर जो है वो डॉलर क्लोज हुआ है। तो जो ओवरऑल अगर हम बात कर लें तो जो कल की जो बहुत बड़ी कमी थी उसके बाद आज एक बार फिर थोड़ा सा दबाव देखा गया और मार्केट शुरू में 3 रुपए और इख्तिताम पर जो है वो 1 रुपए इजाफे के साथ 300 रुपए पर जो है वो ट्रेड ओपन मार्केट के अंदर। इसी तरह अगर हम बात कर लें आज जो शेयर मार्केट थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उसके अंदर खासा मोहतात रवैया जो है वो देखने में आया है। उसकी बुनियादी वजह जो 9 जून का बजट 2023-24 का है उसमें खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और खासे जो मोहतात रवैया इख्तियार की सरमाएकारों की जानिब से और उनका यही कहना है कि आइंदा आने वाले टैक्सेस और आइंदा के साथ जो तमाम डीलिंग है वो बजट कैसा होता है क्या उसमें टैक्सेस होते हैं उसके हवाले से जो है वो देखा जाए। अगर देखा जाए तो तकरीबन कोई 68 पॉइंट इजाफे से मार्केट जो है वो 41,352 के लेवल पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है और 390 कंपनियों में इसमें इजाफा जो है वो कारोबार हुआ जिसमें 146 जो है वो कीमतों में इजाफा जबकि 119 के हिस्से में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। तो ये ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट का और करेंसी मार्केट का देखा जा रहा है। तो अब देखना ये कि जो आइंदा ट्रेडिंग जो अपना वीक होगा डेफिनेटली वो फिर ये देखना होगा कि आगे मार्केट की फिर क्या सूरत हाल रहती है। बहुत शुक्रिया कफील अहमद अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मलिक बोस्तान साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं फॉरेक्स एसोसिएशन के। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब ये क्या टेम्परेरी था जो हमने कल एक बड़ी कमी देखी 25 रुपए की, फिर हमने देखा कि 299 तक डॉलर पहुंच गया, आज फिर से उसमें इजाफा हो गया, क्या हुआ क्या था ये? देखो ये डिमांड सप्लाई तो चलती है, फिक्स रेट तो है नहीं ना। कल जब ये सर्कुलर इशू हुआ और डॉलर का रेट जब 315 था तो सागडार साहब ने मुझे फ़ोन किया और बड़ी तशवीश का इजहार किया गया इंटर बैंक में तो 285 और मार्केट 315 30 रुपये का फ़र्क क्यों है। तो मैंने उन्हें बताया कि ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, बैंक जो है वो ले रहे हैं मार्केट से 315 में और 325 में भेज रहे हैं, तो आप उन्हें कंट्रोल करें, हमारे कंट्रोल में तो आते नहीं है। तो उन्होंने फिर कंट्रोल कर लिया, उनको बंद कर दिया कि सिर्फ इंटर बैंक से आप खरीदें। तो कल जब ये सर्कुलर इशू हुआ तो लोगों के बिल्कुल नुकसान खता हो गया और डॉलर कोई खरीदने को तैयार नहीं था और एक वक्त तक 285 में कोई खरीदने को अचकचा रहे थे, इतनी ज्यादा पैनिक आ गया था मार्केट में। लेकिन फिर जो बैंकों से जिन बैंकों ने पहले डील की हुई थी जिन डीलरों ने बैंकों को क्रेडिट कार्ड 315 में बेचा हुआ था तो उन डील के लिए स्टेट बैंक से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी वो ऑनर की जाएंगी, फॉरवर्ड बुकिंग जितनी है मंगल तक वो उनकी सेटलमेंट होगी। तो वो फिर उन्होंने बाइंग शुरू की क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बेचा हुआ था तो वो अब उनको बड़ा सस्ता है, उनको तो बल्कि प्रॉफिट लेके मिल गई है तो वो उनकी बाइंग है। बाकी पब्लिक बाइंग बिल्कुल नहीं करी। पब्लिक आज भी हमारे टोटल पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 5 लाख डॉलर बिके हैं, बाकी सरप्लस हैं जो कि हमने इंटर बैंक में सिलेंडर किए आज भी। तो ये डॉलर का रेट ये मुस्तहकम क्यों नहीं हो पा रहा? अगर हुकूमत इंटरवीन कर सकती जिस तरह कल किया गया तो इसका मतलब है कि इसको फिर बैलेंस और स्टेबल तो किया जा सकता है। मलिक साहब देखो मेरी बात यह है कि जिन बैंकों ने यानी कि परसों डील कर ली थी जिन एक्सचेंज कंपनी के साथ क्रेडिट कार्ड की 315 के हिसाब से वो डील अभी मुकम्मल नहीं है, वो मंगल को जाके मुकम्मल होनी है। अच्छा, तो वो एक्सचेंज कंपनियां खरीद रही हैं जिन्होंने महंगा बेचा हुआ था और अब उनको सस्ता मिल रहा है तो उनकी बाइंग है, बाकी पब्लिक की बाइंग नहीं। इस वजह से ये थोड़ी सी बाइंग आई है कि क्योंकि उनके लास्ट दिन है आज, उसके बाद उनका जुम्मा हफ्ते इतवार बंद हो जाती है मार्केट इंटरनेशनल। तो उन्होंने जो कुछ भी करने आज और मंडे वाले दिन 2 दिन उनके पास नहीं। मेरा सवाल जो है वो ये है कि एक कोशिश की थी आप लोगों ने पिछले दिनों एक कोशिश की थी कि हम ब्लैक मार्केट को ख़त्म करें, एक रेट हो, और ये मुतालबा तो IMF भी कब से कर रहा है कि एक रेट हो। ये एक रेट क्यों नहीं हो पा रहा? अगर मैं खरीदने जाऊं डॉलर तो मुझे 315 में भी कोई नहीं देगा, अरे डॉलर तो है ही नहीं, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। नहीं ऐसे आप बिल्कुल मार्केट में उन क्लाइंट को मिल रहा है जिन्होंने सफ़र करना है, तालीम, हेल्थ, एजुकेशन जो और सेविंग के लिए। बाकी जो कहे कि मैंने पालतू खरीदना है इसके अलावा तो वो उनको उसका क्या रेट है? अगर किसी ने सफर करना है उसका क्या रेट चल रहा है मार्केट में? आज जो था आखिरी रेट था 302 रुपए मिल रहे हैं, 302 में हर आदमी को मिले आज भी। अच्छा,
और वो कितने यानी कितने तादाद होती है कि वो डॉलर खरीद सकते हैं? और हमने बकायदा पब्लिक को कहा, कोई नहीं देता तो हम शिकायत करें, हम बिल्कुल उसको अरेंजमेंट करके देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉलर पब्लिक की बहुत कम खरीदा जा रहा है, ये बैंक की खरीद रही है और बैंकों की भी बाइंग है जो कि पाइपलाइन वाली बाइंग है, मैंने बताया। और आप देखेंगे डॉलर का रेट आने वाले दिनों में गिरेगा और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। कितना हद तक जाएगा मलिक साहब, कितना गिर जाएगा डॉलर रेट? मेरे हिसाब से IMF की किस्त अगर अवेल हो रहती है और कामयाब हो जाती है गवर्नमेंट, तो इंटर बैंक भी फिर जो है 200, जैसे डार साहब ने और ब्लूमबर्ग ने ये अपना तजजिया पेश किया है कि पाकिस्तानी करेंसी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू है, तो इसका रेट 240 और 50 के दरमियान होना चाहिए। तो इसी में मार्केट ने जाना, क्योंकि श्रीलंका की मिसाल मैं आपको बता दूं, उन्होंने डिफॉल्ट किया था, करने से पहले उनका 325 हो गया था, और डिफॉल्ट के बाद जब उनकी कौम को अक्ल आ गया, लाइनों में लगे, उनको ये पता चल गया कि गैर जरूरी खर्चात करने से कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। आज उनका डॉलर का रेट 295 हो गया। तो हमें भी डिफॉल्ट से बचने के लिए मैं कौम से यही अपील करूँ, गैर जरूरी आप बाइंग नहीं करें, ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, पैसे अपने ना लुटाएं, छुट्टियों में यूरोप ना जाएं, पाकिस्तान में रहें हमारे। अच्छा, एक चीज का जवाब दे दें मुझे मलिक साहब, आप तो ज्यादा बेहतर समझते हैं, अगर हुकूमत कोई ऐसा कानून बना दे या ऐसा कुछ टैक्स नाफिज कर दे कि जो लोग सिर्फ इसमें फायदे के लिए खरीदते हैं डॉलर उनको ना मिले, ऐसा कुछ कर दें, तो क्या फिर हो सकता है रेट काबू? ये मैंने तो बड़ी सिंपल बात की, आप वाली बात मैंने कहा है कि इस वक्त कमर्शियल बैंकों ने लूट मचाई हुई है, हर तरफ से वो लूट रहे और फॉरेन एक्सचेंज को जाया करने उनका बड़ा अहम रोल है। अभी उन्हें 5 करोड़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड लोगों को इशू कर दिए हैं और बैठे बिठाए ऑनलाइन मिलियन ऑफ डॉलर की रोजाना शॉपिंग करते हैं, बाहर जाकर शॉपिंग करते हैं। तो मैंने कहा जी इन पे आप 10% टैक्स लगा दें, ये तो इनके पास, तो जिसके पास आराम का पैसा है उससे कोई गरज नहीं डॉलर का क्या रेट है, डॉलर कहाँ जाएगा, क्या उनको तो इससे गरज ही नहीं, वो तो बस कहते हैं हमें हमारी जरूरत पूरी होनी चाहिए। और लेकिन हमारे तो गरीब आदमी जाते हैं जिन्होंने सफर करना है, उम्रा करना है, हज करना है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या जिन्होंने मजबूरी में बाहर जाना है, तो मैंने बोला इस तरह उन पर टैक्स लगाए, वरना तो ये हमारी सारी जो उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, हमारी तमाम मेहनत गांव जाएगी। तो अब डार साहब से कल मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम कानून बनाएंगे, बहुत जल्द चलें। बड़ी अच्छी आपने खबर दे दी है मेरे शो में कि बहुत जल्द इस पर कानून बनने जा रहा है, कुछ टैक्स लगाए जाएं ताकि वो लोग जो सिर्फ बाइंग अपने लिए करते हैं कि हमें डॉलर खरीदने से कुछ फायदा हो जाए, कम से कम उन पर तो रोकथाम की जाए। मलिक बोस्तान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। साथ थे मलिक बोस्तान साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की कि हम ये काफ़ी अर्से से कह रहे हैं कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं उन पर कुछ टैक्स लगाया जाए ताकि इस चीज़ को काबू किया जा सके जो रुपया आपका डी वैल्यू हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम में फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी ब्रेक पर जाने से पहले मैं डॉलर की उतार चढ़ाव की बात कर रही थी। जब भी मुल्क में डॉलर का रेट बढ़ता है हम देखते हैं हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है, लेकिन अगर डॉलर का रेट कम हो तो बढ़ी हुई कीमतें कम नहीं होती, बल्कि हम देखते हैं कि मजीद उनमें इजाफा हो रहा होता है। अभी हमने देखा कि एक बार फिर से दूध की कीमतों में इजाफा हुआ। ये मनमाना इजाफा क्यों किया गया, इसकी क्या वजूहात हैं, ये कुछ भी बताने के लिए कासिर हैं, क्योंकि दूध की कीमतों में हमने पहले भी इजाफा देखा था। मुसलसल जो डेयरी फार्मर्स हैं वो दूध की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं शाकिर गुज्जर साहब। शाकिर गुज्जर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं शाकिर साहब, फार्मर्स खास तौर पे कि ये जो डॉलर रेट जब कम होता है तो दूध की कीमतों को, दीगर चीज़ों की कीमतों को कम किया जाए, उल्टा इजाफा कर दिया गया, क्या वजह है इजाफे की? यकीनन जी, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि दूध के आलमी दिन पे जब डॉलर की भी कीमत कम हो गई और जिस दिन पेट्रोल की भी कीमतें कम हुई तो दूध की कीमतें बढ़ गई। तो यकीनन ये हम सब के लिए सोचने का मकाम है। पर डेयरी फार्मर्स के ये एसोसिएशन की जानिब से इजाफा नहीं है, ये चंद डेयरी फार्मर्स ने मिल के इजाफा कर दिया है। पर दूध की जो पैदावारी लागत है, हम पहले भी इन्फॉर्म करते रहे हैं आप सबको कि वो लामहला बढ़ गई है और उसकी बुनियाद है अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की मुल्क की जरूरियात पूरी किए बगैर एक्सपोर्ट।
और यकीनन ये वफाकी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को सोचना होगा कि अजनास की जो बाय प्रोडक्ट्स हैं। सर अगर डेयरी फार्मर्स आप कह रहे हैं इन्होंने खुद कर दिया, ये हमारा काम ही नहीं है फार्मर्स एसोसिएशन का, तो फिर इनकी तो कोई रोकथाम हो ना। अगर कितनी अजनास महंगी हो गई कि 220 रुपए किलो दूध मिल रहा है। असल में जी देखें, मैं तो कह चुका हूँ दूध तो 300 रुपए लीटर तक चला जाएगा अगर जो मुताल्लिका इदारे हैं उन्होंने नोटिस ना लिया। महकमा लाइव स्टॉक जो चारों सूबों के हैं, अगर उन्होंने फीकस जानवर की पैदावार बढ़ाने की कोशिश ना की तो कैसे काम चलेगा? अजनास की एक्सपोर्ट ना रुकी तो कैसे काम चलेगा? आप लोगों ने कोई खत लिखा इस पे, कोई आपने बात करने की कोशिश की उनसे? मुसलसल खतूत लिख रहे हैं जी, और परसों से कमिश्नर कराची साहब मेरे राब्ते में हैं, डिप्टी कमिश्नर मलीर मेरे राब्ते में हैं। मुसलसल दूध की पैदावारी लागत पे असिस्टेंट कमिश्नर मलीर के साथ बैठ के हमने वो तैयारी कर ली है और हम एक नोटिफिकेशन पे यकीन रखते हैं जो कि कंट्रोलर ऑफ प्राइस करता है, और यकीनन हम कमिश्नर साहब के साथ बैठ के दूध की कीमतों का ऐलान करेंगे। और अब जो भी अगर ये बेच रहा है वो वायलेशन कर रहा है, गवर्नमेंट को अपनी रिट कायम करनी चाहिए, गवर्नमेंट को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ऐलान करने वालों के खिलाफ। चलें, आप ये खुद फरमा रहे हैं शाकिर गुज्जर साहब, थैंक यू सो मच। सदर डेयरी फार्मर ये कह रहे हैं कि हमारी बात भी हुई कमिश्नर से और हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे, हुकूमत अपनी रिट कायम करे। ये मनमानियाँ क्यों हो रही हैं? अच्छा, मनमानियों की जहाँ तक बात है तो मनमानियाँ हम हर जगह देखते हैं, और कानून की अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान का कानून है उसमें जो हैरेसमेंट है ऑनलाइन उस पर तो बहुत सख्त सजाएँ हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जो इखलाकी हदें पार करने के वाक़यात हैं उनमें इजाफा ही होता रहता है। हालिया दौर में किसी पर भरोसा करना हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना हो, ये इतना मुश्किल हो गया है कि इसका अंदाज़ा आप डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के होश रबा आदाद-ओ-शुमार पर मबनी हमारी रिपोर्ट से लगाएं। तो साइबर क्राइम्स ने मानव की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है, लेकिन इस जुर्म में मुलव्विस ज़्यादातर अफराद जो हैं वो गिरफ्तार ही नहीं हो सके हैं। इसी मौजूद पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जैन कुरैशी साहब, जो कि साइबर क्राइम लॉ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जैन, आप क्या कहेंगे? इतने सारे क़वानीन भी मौजूद हैं, कई लोग गिरफ्तार होते हैं फिर वो रिहा भी हो जाते हैं, लेकिन अब तो बच्चों के साथ इस तरह के हैरेसमेंट के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? देखिए, सबसे पहले आपको दो जगहों पे मैं समझता हूँ कि इस हवाले से दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखना होगा। एक तो मैं समझता हूं कि आपको सबसे पहले देखना होगा कि लॉ में कौन से लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ऐसे केसेस के जो मुल्जमान होते हैं वो अदालतों से रिलीफ हासिल करने में उनको आसानी हो जाती है, या लॉ के वो कौन से लूप होल्स हैं जिनके ऊपर अमेंडमेंट्स की जरूरत है। एक तो मैं समझता हूं कि जो ऐसे केसेस हैं जैसे जिसमें ख्वातीन के हवाले से ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन 21 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 जो इस तरह के केसेस को देखता है, वहां पे ये देखा गया है कि उसमें सजाएं बहुत कम है। यानी इस तरह के केसेस की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो सिर्फ 5 साल है। उसके अलावा देखा ये गया है कि ऐसे केसेस के अंदर आम तौर पे ख्वातीन पे इतना प्रेशर आ जाता है फैमिली का, उनके रिलेटिव्स का, उनके दोस्तों का, कि वो उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाती, और जिसकी वजह से ऐसे केसेस में देखा ये गया कि वो फौरी तौर पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है ऐसे केसेस के अंदर। जबकि इस किस्म के जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। वो देखा ये गया, जो मैंने अपनी अभी तक जो वकालत में हमने देखा, जो हमने केसेस में देखा, वो ये देखा कि ऐसे केसेस ऐसे जो मामला होते हैं उसमें ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो आम तौर पे दोबारा बाहर आके उसी खातून के साथ जिसके साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया होता है या उसकी फैमिली को उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया होता है, उसको बाहर निकल के। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताएं जैन साहब, ये तो एक चीज हो गई ना कि वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी शख्स के साथ एक इंसिडेंट हो गया, और अब तो बहुत तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनमें मैं आगे जाके बात करती हूँ, वो करें क्या? सबसे पहले वो कहाँ राब्ता करें? लोगों को तो इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है। देखिए, जब भी किसी भी शख्स के साथ साइबर क्राइम होगा, उसके लिए जो जुरिस्डिक्शन है या जो इदारा है जो इस केसेस के हवाले से डील करता है, वो FIA साइबर क्राइम सर्कल है। और जब भी किसी के साथ इस किस्म का कोई क्राइम होता है जो कि साइबर क्राइम जिसको हम कहते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, कोई व्हाट्सएप के ऊपर इस किस्म के मैसेजेस शेयर हो जाते हैं, या सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी तस्वीरें या वीडियोस को लगा दिया जाता है, या ब्लैकमेलिंग थ्रू टेक्नोलॉजी की जा रही होती है, तो
तो जो इदारा है या जिसके पास जुरिस्डिक्शन है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल है। और उसमें जो एक अहम बात है वो ये है कि आम तौर पे बहुत सारी, जैसे आपने ये पूछा कि जहां पर हमारे यहाँ ये भी अवेयरनेस के हमें देनी होगी कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो साइबर क्राइम सर्कल जो FIA का है उनके पास है। अच्छा, एक तो चीज़ ये हो गई। अब हम 2-3 तरह के देख रहे हैं इसमें साइबर क्राइम में ना। एक नई चीज़ आ गई है कि वॉइस चेंज करके अपने लोगों की इस तरह की खबरें सामने आई कि वो लोगों को ना सिर्फ ट्रैप किया जाता है, उनको कॉल्स जाती हैं और फिर उनसे पैसे मंगवाए जाते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए जाते हैं। लोग इस ट्रैप में आ जाते हैं और पता ये चलता है कि उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। एक तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए, ये कैसे पता चले कि जो कॉल आ रही है वो एक फेक कॉल है और उसको आपने रिसीव नहीं करना, या व्हाट्सएप पे आ रही है या फिर आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह थ्रेट किया जा रहा है? देखिए, जब भी हम फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करते हैं तो उसमें 2 तरह के इमोशंस होते हैं जिनको आम तौर पे लोग जिनके अंडर इन्फ्लुएंस आके इस किस्म के क्राइम का निशाना बन जाते हैं। एक तो लोग खौफ की वजह से इस किस्म के जो क्राइम होते हैं उसमें क्या करते हैं कि अपना डाटा शेयरिंग कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को ये कहा जाता है कि आपका बेटा जो है वो अगवा हो गया है या गिरफ्तार कर लिया गया है, या उनको ये कहा जाता है कि अगर आपने ये मालूमात ना दी तो हम आपके बैंक से बात कर रहे हैं, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, तो लोग आमतौर पे खौफ में आके अपना डाटा शेयर कर देते हैं या अपना पासवर्ड्स बता देते हैं, बैंक अकाउंट नंबर बता देते हैं। दूसरा जो इमोशन है वो ये है कि लोगों को लालच दिया जाता है। अब ये जो लालच वाली कहानी है इसमें यह है कि लोगों को कहा जाता है कि आपका इनाम निकल आया है, आपका ये तो बहुत होता है जैन साहब, ये तो बहुत होता है। और बोल का नाम लेकर तो इतने फेक मैसेजेस जाते हैं, तो वो लोगों को भी बताएं जरा अवेयरनेस कैसे हो कि वो कहीं वहां पर राब्ता करके पैसे ना दे। जी, सबसे पहली अवेयरनेस जो है वो किसी भी विक्टिम के लिए ये है कि कभी भी किसी भी कॉल के ऊपर, किसी ईमेल के ऊपर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन मत प्रोवाइड करें। चाहे आप उस शख्स को जानते हैं, चाहे आप उस शख्स को नहीं जानते, किसी भी स्ट्रेंजर के साथ कभी भी दोस्ती मत करें। किसी भी शख्स को जिसको आपने ऑनलाइन ऐड किया हुआ है, बेशक वो आपके किसी करीबी दोस्त की तस्वीर लगी हुई है, उसके साथ कोई डाटा मत शेयर करें। कभी भी कॉल के ऊपर किसी के साथ बैंक अकाउंट्स नंबर्स, अपने CNAC, अपने पासवर्ड्स कभी मत शेयर करें। और न्यूज को वेरीफाई करना सीखें। अगर आपके पास कोई न्यूज आ भी रही है जिसमें कोई शख्स आपको ये बता रहा है कि वो इमरजेंसी में है, उसको पैसे चाहिए, सबसे पहले न्यूज को वेरीफाई करें। अगर कोई शख्स इमरजेंसी में है, कोशिश ये करें कि अगर वो आपका रिश्तेदार बता रहा है या दोस्त बता रहा है, आप उसकी फैमिली से वेरीफाई करें उस न्यूज को। आखिर में मुझे बता दें, मुझे चंद सेकंड्स का जवाब चाहिए कि कोई गिरफ्तारियां हुई हैं अब तक? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बीइंग ए लॉयर मुख्तलिफ केसेस अदालतों में आते हैं, हम देखते भी हैं, लेकिन देखें बात यह है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी रिलेटेड लॉज को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो हर 3 साल के बाद उसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत है ताकि लॉज मजीद बेहतर हों। टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है और बेहतर करने की जरूरत है ताकि वो लोग जो इस तरह के फ्रॉड्स करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, हरास करते हैं, वो ना सिर्फ गिरफ्तार हों बल्कि उनको सजाएं भी हो सकें। ज़ैन कुरैशी साहब, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आज के शो के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।